ठगी का शिकार हुआ है या फिर जो राजनीतिक दल हैं उनके शिकार बने? राजनीतिक दलों को बिल्कुल कहीं भी गैर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक दल इसमें अहम जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस चीज पर लाके खड़ा किया, ऐसा उनको मजबूर किया। कुछ ना कुछ उनकी, हर इंसान की कोई ना कोई कमी होती है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना, लेकिन हमारे व्यक्ति भी जो कोई कमी है उसकी वो भी हम स्वीकारने में पीछे नहीं है। लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। जब जो काम कर नहीं सकते, कांग्रेस ने एक बार शुरू में आरक्षण का वादा किया, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने कहा कि हम आरक्षण का वादा करते हैं और नवी अनुसूची में एक कदम आगे बढ़ के हम नवी अनुसूची में जुड़वाने का भी वादा करते हैं। ये कई बातें इस तरह की आती रही, लेकिन उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, दूसरे राज्यों में जब 50% के ऊपर जब बढ़ाया जा सकता है, तो क्या राजस्थान में नहीं हो सकता ऐसा? क्या राजस्थान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जो अदर स्टेटों में जब 50 से ऊपर किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में वर्गीकरण की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, करने जा रही है उस काम को, दूसरी सरकार करने जा रही है, यहाँ की सरकार नहीं कर सकती। गुर्जर समाज का एक ही उद्देश्य है, उनको 5% आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे नीचे। चलिए, गुर्जर समाज एसटी में कैसे भी सरकार कर रहा था, वहां से कंप्रोमाइज करके ओबीसी का वर्गीकरण चाहता है, जो सरकार के लिए उतना ही मुश्किल है जैसे एसटी में गुर्जरों को शामिल कराना था, उतना ही मुश्किल आज ओबीसी का वर्गीकरण करना है। क्योंकि जाट समाज बड़ा प्रभावशाली समाज है, वो किसी कीमत पे ओबीसी का वर्गीकरण नहीं होने देगा, क्योंकि बात पहले आ चुकी है। गुर्जर समाज के नेता कह चुके हैं, ज्ञान प्रकाश पलानिया हो चाहे राजाराम मील हो, वो कह चुके हैं कि अलग से आप व्यवस्था करिए, आप गुर्जरों को ओबीसी में शामिल करिए, लेकिन अलग से इसको कैटेगराइज नहीं करने देंगे। यानी कि एक बार फिर सरकार के सामने वो बड़ी चुनौती और परेशानी आ सकती है जैसे एसटी में शामिल होने की 2007 में आंदोलन एक बड़े स्तर पे किया गया था, एक बार फिर गुर्जर समाज उसी स्तर पे जा रहा है। हाँ, आप सोमानी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। इस संदर्भ में जो कहना चाहना है कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य में वर्तमान में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरा मानस है कि इस बार इस प्रकरण का निस्तारण किसी भी तरह से किया जाए, ये सरकार की मंशा को देखते हुए राष्ट्रपति जी ने संविधान की 340 अनुच्छेद के का परिणाम नहीं है राष्ट्रपति जी नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम राष्ट्रपति की बात नहीं कहना चाह रहे, नहीं राष्ट्रपति की बात नहीं कह रहे, श्याम जी राष्ट्रपति की बात नहीं कहना चाह रहे, उन्हें जो कमेटी बनाई उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। कमेटी तो कब थी? अब तो 6 सप्ताह का टाइम दिया, कमेटी का 3 महीने का टाइम बढ़ाया है। हाँ, बढ़ाया 6 महीने पहले बन गई थी कमेटी। उसमें जो मुख्य आप तो कमेटी तो आप रोहिणी कमेटी, हाँ जी बताइए जी, उसकी मुख्य न्यायाधिपति है, उनको इस पे क्लासिफिकेशन के लिए एक, और आप देखें अपना राज्य शामिल ही नहीं है, राज्य के शामिल नहीं, राज्य डाटा जाएंगे यहाँ पर। आप कैसे, जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री जी ने, जब माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब आ रहे हैं राष्ट्रपति जी, क्या यहाँ पे ये मुद्दा उठा के करोगे क्या? आप आ रहे हैं ना 13-14 को। ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान हो सके, नहीं तो कर देते। इसका समाधान एक संवैधानिक कानून बतौर होगा, तो उसकी रिपोर्ट के बाद। चलिए, मैं बच्चन सिंह जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। क्या गुर्जर समाज महज एक वोट की तरह यूज होता रहा है या अपनी मांगों पे आप लोगों को भरोसा रहा? क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मांग जायज नहीं हो पाती है वो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपके समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, विधिक जानकार हैं, क्या संभव है ये जो आपकी डिमांड है वो हो पाएगी? अब हमारा योगेंद्र जी एक ही समाज का तय कर लिया, समाज ने देख लिया, और बहुत इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है समाज। अब समाज ने तय कर लिया कि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं होने देंगे, कोई कर्नल बैंसला जी को कोई रेल ट्रेन नहीं रोकने देंगे। हिंदुस्तान में गुर्जर समाज कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी आमजन को हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की जान निकालने का काम करेंगे है। और हमें इसके लिए हिंदुस्तान से बाहर के भी गुर्जर को इकट्ठा करना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान के गुर्जर को इकट्ठा करके सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समस्या का समाधान करेंगे, ईवीएम के जरिए भी करेंगे। और उसके अलावा भी हम ऐसा काम करेंगे कि किसी व्यक्ति की को पसीना नहीं आए, लेकिन सरकार की जान निकल जाए, ऐसा काम महत्वपूर्ण लेवल पर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करेंगे। कौन सी वाली सरकार? जो मौजूदा सरकार होगी उसी पे करेंगे। सरकार लगातार गुर्जर समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनके साथ लगातार उनके समन्वयता से बात होती है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आरक्षण की जो डिमांड है ये क्या एक प्रेशर की राजनीति माने इसको? क्योंकि जब भी चुनाव का वक्त आता है नजदीक, तो ये इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं। सरकार बेशक चाहे किसी की हो, वसुंधरा राजे हो चाहे अशोक गहलोत की सरकार रही हो, ये इस तरह के जो मुद्दे आते हैं जनरली जब इलेक्शन का आपका 1 साल का वक्त बचता है, उससे कम टाइम बचता है, तब ये चाहिए प्रेशर की पॉलिटिक्स माने इसे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इसमें राजनीतिकरण सीधे तौर पर दिख रहा है। आप आज आप कहना चाह रहे, जब सरकार का 4.5 साल पूरा हो गया, अब आप जाने की स्थिति में है कि आप कौन बनेगा, अब आप खड़ा कर देंगे। ये मालूम है कि अध्यादेश लागू करके 1% लागू किया, अभी किया है थोड़े दिन पहले। अब आप जब तक कि कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष खुद गुर्जर हैं, वहां मुख्यमंत्री जी के पुत्रवधु गुर्जर हैं,
तो इनका सामंजस्य, आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। देखिए हमारे परिवार में सब कुछ है, हम परिवार से कैसे करें, लेकिन यहाँ गुर्जर समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि इनके लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, उनकी स्थिति खराब है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अभी हो क्या रहा है कि जाट ज्यादा बन गए, आरएएस बन गए, आईएएस बन गए, हम नहीं बन पाए। आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आप साइडलाइन हो गए। आप देवनारायण योजना का लाभ जो मिलना चाहिए नहीं हो पा रहा अभी तक। धरातल पे देवनारायण योजना का जो लाभ जाना चाहिए नहीं हो पा रहा। बीच में तो रोक ही दी थी योजना। श्याम सुंदर जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा इस बात में। आज गुर्जर समाज के लोग बहुत पढ़ रहे हैं और कई भर्तियों में निकल के भी आ रहे हैं, लेकिन 1% पर क्या देना चाहेंगे? सरकार अच्छे से देवनारायण योजना की क्रियान्विति पूरी नहीं कर पाती है। देवनारायण लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों सिंह जी, श्याम सुंदर जी का सवाल ये है, श्याम सुंदर जी का सवाल ये है, श्याम सुंदर बहुत अच्छे से करना चाहता है। बच्चों सिंह जी, श्याम सुंदर जी का सवाल ये है कि जब आप ओबीसी में थे, जाट समाज या दूसरे समाज उसका बेनिफिट काफी ले चुके हैं, उनका आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है कि आज भी गुर्जर समाज में एजुकेशन रेशो बहुत कम है, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जंगलों के पास में रहना, ये सारी चीजें, तो उस समाज का उत्थान करना बहुत जरूरी है। चाहे देवनारायण योजना है, देवनारायण योजना अगर सरकार ईमानदारी से उसे लागू कर पा रही है तो गुर्जर समाज को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बजट नहीं हो पा रहा। 156 करोड़ रुपए दे रखे, खर्च कितने? खर्च का हुआ खर्चा का हुआ है, धरातल पे नहीं हुआ। अरे सर वो नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कई काम ऐसे हुए, नल लगाए, सड़क बनी है, उसमें क्या गुर्जर ही जाता है? क्या गुर्जर ही चलता है? दूसरा समाज नहीं जाता? पानी नल पे खर्च किया जाना चाहिए। गाँव देहात में लोग रहते हैं, वो नहीं पीते पानी। जो सार्वजनिक मूलभूत आवश्यकता है वो मूलभूत देवनारायण के थ्रू करेंगे। कितना खर्च किया? उस मूलभूत को हरा नहीं लेता है, केवल गुर्जर समाज का अकेले व्यक्ति थोड़ी लेता है। 1 करोड़ मतलब 148 करोड़। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, नहीं हुआ है, आप दोबारा जानकारी। एक छोटी सी चीज और, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पहले भी इसी सरकार के रहते हुए गुर्जर समाज को, गुर्जर मीणा के भाईचारे और सौहार्द को लड़ाने का काम किया था, और अब अन्य समाज के किसी के साथ गुर्जर समाज को भिड़ाने का काम ये सरकार की रणनीति है। और सरकार समझ ले कि अब समाज ऐसा नहीं होने देगा और इस चीज का कोई परिणाम बड़े ढंग से लगा सिंह, मेरा सवाल है आपसे, ये वर्तमान सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी सरकार के आप जो कह रहे हैं कि सरकार की एक रणनीति का हिस्सा है। गुर्जर मीणा से लड़ाया था पहले, ऐसा कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों? सरकार का क्या फायदा होगा इसमें? कोई नहीं लड़ता। गुर्जर मीणा को लड़ाने का काम इस सरकार ने किया था, ये सरकार जिम्मेदार थी। प्रमाण से किरोड़ीलाल मीणा को भेजा था हेलीकॉप्टर लेके के जाओ तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है। जब 1927 में 1927 में क्रिमिनल ट्राइब में 2 ही जाति आती थी, गुर्जर और मीणा, तो मीणा को मिल गया, गुर्जर को क्यों नहीं? और हमारी मूल मांग एसटी थी, एसटी को लेकर चले थे हम, तो फिर लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गुर्जर मीणा को लड़ाने का काम किया। एक मंत्री को हेलीकॉप्टर लेके भेजते हैं कि जाओ आपका आरक्षण खतरे में है, खतरे में। गुर्जर हम पे नहीं रुक रहा है, आप जाओ, भिड़ जाओ, सामाजिक सौहार्द अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा। सरकार की हिम्मत नहीं थी उसको समझाने की। पार्टी की शैली ये रही है, इनके काम करने की शैली ये है कि आपस में लोगों को लड़ा दो, वर्गों को लड़ा दो, आपस में जातिगत लड़ाई लड़ा दो। लोकेश सोमानी जी, मैं एक बार, आपने सीधा हमला बोला है वर्तमान सरकार पे कि पूर्ववर्ती सरकार जब रही 3 से 8 का कार्यकाल वसुंधरा राजे का रहा, उसका आपने जिक्र किया है। मैं अगर पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस का टाइम आप लोगों के लिए ठीक था, उस समय सोल्यूशन निकल सकता था। कम से कम उन्होंने मारा तो नहीं, कुछ किया, जो भी किया ना किया, कुछ ना किया, कम से कम मारा तो नहीं। समाज के साथ जो इस समाज को, इस मार्शल कौम को जिसने देश के लिए अपना बलिदान किया, देश की सीमा पे सबसे ज्यादा समस्या करती है, दोनों समाजों को लड़ा करके संघर्ष पैदा करके। कांग्रेस सरकार में एक भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ गुर्जरों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट सबको बुला के हर बार उनसे बात की गई, सौहार्दपूर्ण तरीके से इनसे इनकी जो राय थी वो राय ली गई। ये सरकार जिम्मेदार है सर, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कोई भी सरकार समय समय पर रही है, जो भी किया है आपको पता था कि मजबूर किया गुर्जर समाज को। गुर्जर समाज कभी आगे से आज तक एक बच्चे को, चेटी को भी नहीं मारा, आज भी, लेकिन जब मजबूर करते तो मरता क्या नहीं करता। इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, आप शांतिपूर्वक आपका आंदोलन कीजिए। आज भी शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन ऐसा ही करेंगे। लोग भटक जाते सर, अब ऐसा ही करेंगे, इस बार ऐसा ही होगा। आप देख लीजिए, इस बात को मैं कह के जा रहा हूँ, छोटा सा अधना सा बच्चा आपके सामने, अगर ऐसा ही हो तो आप कहना अच्छी बात है। इस बार कुछ अलग होगा। आपने जो बात कही, चलिए मैं लोकेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए जो प्रॉब्लम गुर्जर समाज की है वो पहले भी स्टैंड कर रही थी, कर्नल को मिलकर ऐसा नहीं करने देंगे। 30 सेकंड का टाइम है मेरे पास में, 30 सेकंड का टाइम है। लोकेश जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट सेंट्रल में भी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। प्रॉब्लम तब भी स्टैंड कर रही थी और आज भी स्टैंड कर रही है। हम केवल बीजेपी को अगर इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो क्या ये उचित होगा?
देखिए, सिर्फ बात बीजेपी के दोषी ठहराने की नहीं है, अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अब जो भी स्थिति बने, ये सरकार, क्योंकि अब सब जगह इनके, चाहे वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हो या अन्य प्रदेशों का उदाहरण दे रहे हो, किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, उसके प्रति इस सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्यथा वापस इस प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं हो कि आंदोलन कोई और रूप धारण कर ले और प्रदेश की जनता को परेशान होना पड़े। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मुद्दा बड़ा गर्म है और बड़ा मुद्दा है ये। 15 तारीख को सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी सरकार के अलग अलग चरणों पर मीटिंग हुई है। आईजी ने वहां पे दौरा किया है, कलेक्टर एसपी पहले से वहां मोर्चा संभाल रहे हैं और फोर्स का इंतजाम भी किया गया है कि 15 तारीख को अगर गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पे होता तो कैसे निपटा जाएगा। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहें और सरकारों को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए कि बिना पटरी उखाड़े भी वार्ता की जानी चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि आंदोलन हिंसक होगा तभी डायलॉग बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि टेबल टॉक से कई बार हल होता है। वो दिन देखने राजस्थान को ना पड़े, 7 और 8 में जो देखने पड़े थे, इसका सॉल्यूशन पहले किया जाना चाहिए। और एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आप करिए, लेकिन प्रदेश के इमेज, प्रदेश का ख्याल आप रखें, लोगों को तकलीफ ना हो उसका भी ध्यान देना होगा। ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबरों बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी। राठौड़ साहब, आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसी तैयारी पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो? पश्चिमी राजस्थान काफी ठीक है और हमारी पार्टी में जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, पाली जिले की 3 विधानसभाओं में, बाली, सुमेरपुर और पाली में कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। विकास के काम भी बहुत। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, सच्ची बात ही है। वो ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार कभी आते ही नहीं। चुनाव हार गए, हारने के बाद में कभी क्षेत्र में आते ही नहीं। जैसे पाली जिले में हमारी 6 विधानसभाएं, 6 में से 6 बीजेपी की। सिरोही में 3 विधानसभाएं, 3 में से 3 बीजेपी की। जालोर में 5 विधानसभा, 5 में से 4 बीजेपी की। ऐसे जोधपुर में अशोक गहलोत जी जीते बस, बाकी सारी सीटें बीजेपी ने जीती है। नागौर की स्थिति भी, यानी पश्चिमी राजस्थान में हमारा शुरू से ही वर्चस्व रहा है। सांसद तो हमने जीते ही जीते हैं जी। तो वहां कभी कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। बीजेपी ने तय है कि जो सिटिंग है या पहले चुनाव लड़े थे वो लड़ेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको कि इसमें सामान्यतः ये होता है कि निर्णय तो नेतृत्व करता है। नेतृत्व भी सर्वे के आधार पर करता है। कोई ऐसे नहीं है कि हम एमएलए हैं तो सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे, ये बात भी नहीं है। सर्वे होगा। और अनुशासनहीनता की बात जहां तक सोचते हैं तो कांग्रेस में ज्यादा होती है, बगावत उनमें ज्यादा होती है। हमारा कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है, संस्कारित कार्यकर्ता होता है
और वो पार्टी के साथ में और रीति नीति के साथ में जुड़े सिद्धांत। पश्चिमी राजस्थान का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ